हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। तो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए, कंपनी के पास दो रास्ते हैं फंड अरेंजमेंट के, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। इसके कई सारी वीडियो आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इस चैप्टर का वीडियो तो जाके पहले वो जरूर देखना। ओके, तो चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पहला फैक्टर है आपका, एक सेकेंड, पहला फैक्टर है आपका कैश फ्लो पोजीशन। अब ये क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। व्हाइल डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, फ्यूचर कैश फ्लो पोजीशन शुड बी केप्ट इन माइंड। इफ द कंपनी वांट टू रेज डेट, it must ensure that enough cash flow are expected to meet debt obligation, interest payment, repayment of principal amount, etc. देखिए, दो रास्ते हैं, या तो कंपनी डेट से फंड अरेंजमेंट करेगी या तो शेयर इशू करेगी। कंपनी से फंड डेट से फंड अरेंजमेंट कब होगा? कंपनी बैंक से लोन कब लेगी? जब वो ये देख रही है कि फ्यूचर में मेरा जो कैश का इनफ्लो है वो अच्छा खासा है। वो पता चल जाता है कंपनी को, ओके, कि हाँ फ्यूचर में इतना दिन से कंपनी रन हो रहा है, तो पता कर ही लेगा ना कि आने वाले समय में मेरा जो कैश का इनफ्लो है वो अच्छा खासा आने वाला है। पास्ट एक्सपीरियंस से भी पता चल जाता है। ओके, तब कंपनी क्या करेगी? डेट से पैसा अरेंजमेंट करेगी, वो लोन लेगी बैंक से। अगर इन केस कैश शॉर्टेज इज एक्सपेक्टेड, अब वो देख रही है कि आने वाले समय में कैश की शॉर्टेज होने वाली है, ओके, देन कंपनी शुड यूज मोर इक्विटी। तो वो इक्विटी की तरफ जाएगी, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना है, कंपलसरी नहीं है डिविडेंड पे करना, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट पे करना। तो इक्विटी की तरफ जाएगी। इक्विटी में आपका क्या हो जाएगा? रिटेन अर्निंग, सॉरी, हाँ, और या फिर सेविंग जो बोल लो, या फिर शेयर इशू करेगी। यस और नो, या फिर रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां से अगर देख लेगी कि हाँ आने वाले समय में कैश का इनफ्लो बहुत ही कम होने वाला है, तो ये रास्ता अपनाएगी। वरना डेट, क्योंकि इसमें आपको क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है और आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। यस और नो। सो कंपनी मस्ट एस्टिमेट द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मतलब फ्यूचर में, कि हाँ कैश फ्लो, फ्यूचर का कैश फ्लो, हमारा इनफ्लो आउटफ्लो किस हिसाब का होने वाला है। अगर इनफ्लो अच्छा खासा है तब तो ठीक है, डेट की तरफ जाएंगे। अगर नहीं है तो ओनर्स फंड, बिफोर डिसाइडिंग डेट इक्विटी रेशियो इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैश फ्लो पोजीशन। नंबर 2, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR। अब ये क्या है? ये एक टेक्निक है ये देखने का कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है, ओके, वो कितने टाइम से EBIT के अर्निंग्स के कितने टाइम से। ओके, चलो अच्छे से समझाते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स, ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ ए कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे मान लो EBIT अर्निंग, देखो यहां पे लिखा हुआ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एक बार मैं भी लिख देता हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT का मतलब जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसको अच्छे से समझा था। और यह है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मान लो 10 लाख, ओके, और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से मान लो 1 लाख। तो इसको कट करेंगे तो 5 जीरो और 5 जीरो, तो कितना आ गया? 10 टाइम्स। तो ये जो टेक्निक है ये दर्शाता है कि जितना ज्यादा टाइम्स ICR आएगा उतना ज्यादा ही कंपनी के लिए अच्छा रहेगा इंटरेस्ट पे करने के लिए। ओके, उतना ज्यादा ही कंपनी सही पोजीशन पे है, समझ लो। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवर कर पाएगी कि नहीं उसका रेशियो। EBIT से 10 टाइम है, EBIT के 10 टाइम इंटरेस्ट है आपका, इंटरेस्ट जो है आपका, तो अच्छा बात है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, तो इसको टाइम मिल जाएगा कंपनी को, कंपनी लंबे समय तक पे कर सकती है। ओके, तो वही चीज लिखा हुआ है। ICR एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स EBIT कैन रिपे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। हायर रेशियो मीन्स कंपनी कैन हैव मोर डेट एज देयर इज लेस रिस्क इन द मीटिंग
इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। जितना ज़्यादा ये 10 टाइम्स है, अगर मान लो ये 20 टाइम्स आ जाए या फिर 30 टाइम्स आ जाए, तो जितना ज़्यादा टाइम्स आएगा उतना ज़्यादा ही कंपनी का पोजीशन अच्छा है, वो आराम से इंटरेस्ट चुका देगी समय समय पे, क्योंकि कंपनी की अर्निंग अच्छी है, ये दर्शाता है। ओके, तो इन केस ऑफ लोअर रेशियो, अगर मान लो लोअर रेशियो आएगा तो कंपनी शुड यूज लेस डेट, तो कंपनी को डेट लेना नहीं चाहिए। कंपनी ये देखती है कि कितना टाइम से, अगर मान लो कंपनी का जो अर्निंग है वो इंटरेस्ट के 20 गुना है, तो अच्छी बात है ना। आप समझ लो, एकदम सिंपल तरीके से समझे, इसको पूरा मिटा देता हूं मैं, क्लियर कर लो। ओके, अब मान लो कंपनी का जो अर्निंग है वो 20 टाइम है, 20 टाइम्स है इंटरेस्ट के। अच्छा बात है ना, 20 गुना ज्यादा अर्निंग हो रहा है, इंटरेस्ट जितना देना है उसके 20 गुना ज्यादा अर्निंग हो रहा है, अच्छी बात है। तो ये जो टेक्निक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये यही दर्शाता है कि अगर 20 गुना ज्यादा अर्निंग है तब ठीक है, हम किसकी तरफ जाएंगे, हम डेट की तरफ जाएंगे। अगर नहीं है तो हम इक्विटी की तरफ जाएंगे, शेयर इशू करेंगे। तो वही चीज है, अगर मान लो EBIT 10 लाख है, ओके, और इंटरेस्ट है 1 लाख, तो कितना आ गया, 10 टाइम्स, तो अच्छी बात है, 10 गुना ज्यादा है अर्निंग्स हमारा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वही चीज लिखा हुआ है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक बार और पढ़ देता हूँ। ICR refers to number of times earning before interest and tax of a company covered by interest obligation. ICR explain how many times EBIT can repay interest obligation. Higher ratio means company can have more debt. सही बात है, higher ratio means company can have more debt as there is less risk meeting the interest payment. क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा, रिस्क कम है कि आराम से इतना कमाई हो जा रहा है कि 20 गुना ज्यादा कमाई हो रहा है, तो अच्छी बात है, आराम से इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा डेट का। तो इन केस ऑफ लोअर रेशियो, अगर लो होगा तो कंपनी शुड यूज लेस डेट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हमारा नंबर 3, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो ये भी इसी जैसा है, आप जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, नेक्स्ट नंबर 3, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, समझ लो ये इसी का एक्सटेंशन है। ओके, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। नंबर 3, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसी का ये एक्सटेंशन है। ओके, इसी का बड़ा भाई मान लो। तो ये क्या है, उसमें क्या था, उसमें हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट का बात कर रहे थे, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट नहीं देना होता है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना होता है और बहुत सारे कई खर्चे हैं, ये सुनो। तो उसी तरीके से जैसे मान लो जिस तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर मान लो ज्यादा आ रहा है, जैसे 10 टाइम 20 टाइम, ये सब ना जो अभी हम लोगों ने देखा। ओके, तो इसका मतलब कंपनी क्या है, सक्षम है आपका इंटरेस्ट पेमेंट करने में। अब मान लो जितना आपका कमाई है उसका 10 गुना, मतलब जितना आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसका 10 गुना आपका कमाई है, ये 20 गुना कमाई है, अच्छा बात है। 30 गुना कमाई है, वो तो और अच्छा बात है। जितना आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसका 50 गुना कमाई है, तो अच्छा बात है कि नहीं। तब तो आप डेट ले लो, आप डेट की तरफ जाओगे। ओके, उसी तरीके से ये भी है, जितना ज्यादा आपका DSCR होगा, ओके, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, उतना ही ज्यादा आप डेट की तरफ जा सकते हो। बस इसमें क्या है, इसमें हर चीज है, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोगों ने देखा था ना इसके पहले वाले में, जैसे EBIT था। ओके, EBIT का अमाउंट लिखते थे जो भी है, उसके बाद आपको लेस, हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले इंटरेस्ट लेस होता है। ओके, उसके बाद आता था अर्निंग बिफोर टैक्स, उसके बाद हम क्या करते थे, लेस टैक्स। ओके, फिर टैक्स लेस करके फिर आता था आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक ही बात है, ऐसा ना। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन भी हो गया। ओके, क्यों डेप्रिसिएशन आपका क्या हो रहा है, ऐसे हाथ से पैसा जा तो नहीं रहा है। ओके, आपका बस एसेट जो है आपका डेप्रिसिएट वैल्यू कम हो, हाथ से तो पैसा नहीं जा रहा है। इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या किए, ऊपर भी कर दिए प्लस, फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज आ जाते हैं। ये सारी चीज क्यों, क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट तो हमें नहीं देना होता है, बहुत सारे खर्चे हैं। ओके, बहुत सारे इंटरेस्ट है, आपका डिवेंचर का इंटरेस्ट और आपका जो बैंक का लोन है उसका इंटरेस्ट,
प्रेफरेंस डिविडेंड, बहुत सारे डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, तो वो सब करके आपका जो आएगा, जैसे मान लो 10 टाइम्स आया, 20 टाइम्स, तो उसी हिसाब से जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा बेटर है। तो वही चीज लिखा हुआ है, द हायर द डीएसआर इंडिकेट बेटर एबिलिटी टू मेट कैश कमिटमेंट, मतलब जितना ज्यादा हायर डीएससीआर होगा उतना ज्यादा आप कैश दे सकते हो, आप डेट ले सकते हो, आप चुका सकोगे लोन। सो कंपनी कैन रेज मोर डेट, तो वही चीजें, कंपनी कैन रेज मोर डेट इन केस ऑफ हायर डीएससीआर। हाउएवर इन केस ऑफ लोअर डीएससीआर कंपनी शुड प्रीफर मोर इक्विटी। अगर डीएससीआर लो है तो आप कहाँ जाओगे, इक्विटी की तरफ। तो सिंपल सा कंक्लूजन यही है कि जैसे मान लो, कंक्लूजन यही है कि डीएससीआर अगर लोअर होगा तो आप इक्विटी की तरफ जाओगे, और डीएससीआर अगर हायर होगा तो आप डेट की तरफ जाओगे। ओके, नेक्स्ट, बस ये थोड़ा एक्सटेंड, मतलब एक्सपांड वर्जन में, क्योंकि एक ही खर्चा नहीं है ना, बहुत सारे खर्चे। चलो अब आते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। If return on investment more than rate of interest is to be paid on debt, then company should prefer more debt। सही बात है, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, आप लोग जाके देख लेना, वो नहीं देखे हो तो, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है तो डेट की तरफ जाएंगे। ओके, ज्यादा है किससे, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इंटरेस्ट ऑन डेट से। अब आप इंटरेस्ट चुका रहे हो मान लो 9% और रिटर्न आ रहा है 8%, तो क्या फायदा, रिटर्न आ रहा है आपका 12%, इंटरेस्ट देना है 8%, तब ये फायदा है, तब आप डेट की तरफ जाओ। ओके, हाउएवर इफ आरओआई इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, देन कंपनी शुड अवॉइड डेट एंड रिले मोर ऑन इक्विटी कैपिटल। ये तो बहुत सिंपल है। कॉस्ट ऑफ डेट, अब कॉस्ट भी देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कितना है, वही चीज है कि कॉस्ट ऑफ डेट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एक्सटेंट ऑफ डेट टू बी यूज्ड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। इफ द इंटरेस्ट रेट ऑन डेट इज लेस, देन मोर डेट प्रीफर्ड as compared to equity. However, in case of higher cost of debt, company prefer more equity। तो अगर इंटरेस्ट कम है तो डेट की तरफ जाएंगे, लोन लेंगे, अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो इक्विटी की तरफ जाएंगे, बस सिंपल। टैक्स रेट, सीधा बात है, क्योंकि टैक्स रेट देखो क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टैक्सेबल इनकम ऑफ द कंपनी। कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है, ओके, वो क्या है, आपका एक्सपेंस है, और ये हेल्प करता है टैक्सेबल इनकम रिड्यूस करने में, क्योंकि जब हम टैक्स देते हैं उसके पहले ही इंटरेस्ट माइनस हो जाता है। तो डेट हमारे लिए अच्छा है कि हम इंटरेस्ट पे कर लिए, हमारा टैक्सेबल इनकम कम हो गया। ओके, व्हेयरएज डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ अर्निंग, और डिविडेंड कब पे किया जाता है, डिविडेंड टैक्स पे करने के बाद। ओके, इंटरेस्ट पे करने के बाद हम लोगों ने देखा था ना, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था ईबीआईटी है। ओके, लेस टैक्स, सॉरी लेस इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट पे करेंगे, फिर एक अमाउंट आएगा, फिर लेस टैक्स। ओके, अब जाके जो अमाउंट आएगा इस पे हम डिविडेंड देंगे। ओके, तब डिविडेंड देना होता है, और डिविडेंड क्या है, कंपनी के लिए डिविडेंड जो है वो टैक्स फ्री नहीं है, शेयर होल्डर के लिए टैक्स फ्री है। ओके, तो वही चीज है कि, और इसमें भी वही चीज बताया कि इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टैक्सेबल इनकम। तो हम डेट लेंगे तो क्या फायदा होगा, डेट लेंगे तो जो इंटरेस्ट पे करेंगे उस पे, ओके, वो रिड्यूसिंग टैक्सेबल इनकम हमारा पे हो जाए, कम हो जाएगा टैक्सेबल इनकम। व्हेयरएज डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ अर्निंग अवेलेबल आफ्टर टैक्स, और टैक्स के बाद जो अमाउंट आता है ना उस पे हम डिविडेंड पे करते हैं, तो उस पे डिविडेंड पे करते हैं। सिंस इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंस, that is preferred in case of higher tax. However, if tax rate is lower, then equity is preferred. तो अब टैक्स ज्यादा है मान, ओके, टैक्स ज्यादा है तो हम क्या प्रीफर करेंगे, डेट। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो डेट प्रीफर करेंगे, अगर टैक्स रेट कम है तो हम प्रीफर करेंगे इक्विटी। बस वही चीज लिखा हुआ है, सिंपल। नंबर 7, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड ए रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी। जो आप अगर शेयर खरीदोगे, आप क्या चाहते हो, मुझे कुछ मिले, मुझे अच्छा डिविडेंड मिले, ये सब नो, व्हिच इज अफेक्टेड बाय यूज ऑफ डेट कैपिटल। अब देखो, कंपनी ज्यादा डेट ले लेगी तो उसको तो अब
कोई ऐसे ही शेयर नहीं खरीदता, वो देखता है कि कंपनी का क्या पोजीशन है। अब एक आदमी, मैं जा रहा हूँ शेयर खरीदना, मैं देख रहा हूँ कि ये कंपनी तो यार बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई है, ये इंटरेस्ट ही पे करेगी ना, मुझे डिविडेंड ही देगी, ये भी दिक्कत है। तो यूज ऑफ मोर डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर रेज द फाइनेंशियल रिस्क। सही बात है, ज़्यादा लोन लोगे रिस्क बढ़ेगा। फेस बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को फेस करना पड़ता है। ओके, अब हर बार डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको हर साल। तो इंक्रीज इन रिस्क ऑल्सो इंक्रीज द डिजायर रेट ऑफ रिटर्न। शेयरहोल्डर इंक्रीज इन रिस्क ऑल्सो इंक्रीज द डिजायर रेट ऑफ रिटर्न। अब ज्यादा रिस्क ज्यादा बढ़ेगा और इधर तो हमको क्या है, रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए ज्यादा। सो डेट शुड बी यूज ओनली टू डेट, इतना ही लेना है कंपनी को, थोड़ा लिमिटेड लेवल पे लेना है, ये नहीं कि पूरा डेट ही ले लिया तो आपसे कोई शेयर भी नहीं खरीदेगा आपकी कंपनी का। एनी यूज बियॉन्ड डेट लेवल ऑल्सो रेज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और ज्यादा अगर डेट ले लोगे तो इक्विटी का खर्चा भी बढ़ेगा, शेयर प्राइस भी डिक्रीज, एंड शेयर प्राइस में डिक्रीज इन स्पाइट ऑफ, और कोई खरीदेगा नहीं आपका शेयर तो शेयर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज, शेयर प्राइस बढ़ने के बजाय और डिक्रीज ही हो जाएगा। तो डेट भी एक लिमिटेड लेवल पे ही लेना है। ये सब बहुत इफेक्ट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। चलिए, फ्लोटेशन कॉस्ट, हम जब शेयर इशू करते हैं तो बहुत सारे खर्चे आते हैं। ओके, अंडरराइटर कमीशन, ब्रोकर, स्टैम्प ड्यूटी, वो सारे खर्चे को बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट रेफर टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन शेयर, ओके, प्रेफरेंस शेयर, equity share. For example, underwriter commission, brokerage, stamp duty, listing charge, etc. The cost of raising finance from various sources should be carefully estimated before making choice. Security with minimum flotation cost should be preferred. तो अगर cost कम है, minimum cost है, तो वही prefer करेंगे, flotation cost जिसका कम है। सीधा नंबर 9, रिस्क कंसिडरेशन। हर बिजनेस के पास दो टाइप का रिस्क है, बिजनेस रिस्क और ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। ओके, तो रिस्क क्या क्या रिस्क है, आपको रेंट देना ही है, बिजनेस का सैलरी देना ही है, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे करना ही है। ओके, आपको फिर फाइनेंशियल रिस्क में आपका इंटरेस्ट पेमेंट है, आप बैंक से लोन लिए होंगे, प्रीफरेंस डिविडेंड है, रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, बहुत सारे और खर्चे हैं आपके लोन वगैरह। तो सीधा बात है, सिंपल सा मीनिंग है, अगर मान लो आपका रिस्क ज्यादा है तो इक्विटी जाएंगे, अगर रिस्क कम है थोड़ा तो हम डेट की तरफ जा सकते हैं। तो वही चीज है, हाउएवर इन केस ऑफ हायर बिजनेस रिस्क फाइनेंशियल रिस्क शुड बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लेस डेट। अगर हायर रिस्क है तो फाइनेंशियल रिस्क को कम करेंगे, लेस डेट की तरफ जाएंगे, ज्यादा इक्विटी की तरफ जाएंगे। ओके, और अगर रिस्क कम है तो डेट की तरफ जाएंगे। और वही चीज है, डेट रिस्क अगर ज्यादा है तो इक्विटी की तरफ जाएंगे और डेट कम लेंगे, इक्विटी ज्यादा लेंगे, और रिस्क कम है तो डेट ज्यादा ले सकते हैं, इक्विटी की तरफ हम कम जाएंगे। वही चीज है, अब ये चीज फॉलो करो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है ये सब, फ्लेक्सिबिलिटी। इफ अ फर्म यूज एक्सेस डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इट restrict the firm's potential to raise further debt. Therefore, to maintain flexibility, firm must maintain some borrowing power for unforeseen circumstances. देखो, आप एक ही बार में ज्यादा लोन भी मत लो, क्योंकि अगर मान लो एक ही बार में ज्यादा ही ले लिया और कल को सच में जरूरत पड़ गया और उस समय आपको लोन नहीं मिला, ओके, तो आपको दिक्कत हो जाएगी कंपनी। ओके, तो वही चीज लिखा हुआ है कि इफ अ फर्म यूज एक्सेस डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, इट रेस्ट्रिक्ट द फर्म्स पोटेंशियल टू रेज। ज्यादा लोन पे भी डूबा हुआ, ज्यादा कर्ज में भी डूबा हुआ कंपनी क्या होती है, वो ज्यादा उसके पास पोटेंशियल नहीं होता ग्रो करने का। ओके, तो देयरफॉर टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, फर्म मस्ट मेंटेन सम बोरोइंग पावर फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो एक ऐसा समय के लिए भी रखना है कि हाँ, अगर जरूरत पड़े तो हम मुझे कहीं से भी मिल जाए लोन। कंट्रोल, इशू ऑफ डेट डज नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। So if the existing shareholder want to retain effective control, then more debt should be used. On the other hand, a public issue of equity will reduce the control of existing shareholder. वही चीज है जब हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में देखा था शायद, या उसके पहले वाले, आप जाके देखना। अगर शेयर होल्डर चाहती है कि कंट्रोल ना जाए तो डेट का यूज करो। ओके, कंट्रोल ना जाए, और मान लो ज्यादा शेयर होल्डर होंगे तो शेयर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी, तो कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। अगर चाहती है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंट्रोल चला भी जाता है तो तब शेयर की तरफ जाओ। ओके, तो वही चीज है, इफ द कंपनी इफ इशू ऑफ डेट डज नॉट डाइल्यूट द कंट्रोल, क्योंकि डेट में आपको कोई कंट्रोल नहीं ले रहा है ना, हाँ, बस आपको समय पे इंटरेस्ट चुकाना है और प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना है आपके मैच्योरिटी टाइम।
कंट्रोल तो आपका कंपनी का नहीं जाएगा, लेकिन आप शेयर जितना आप इशू करोगे, जितने लोग शेयर होल्डर बढ़ते जाएंगे, आपका कंट्रोल उतना कम होते जाएगा। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर चाहते हैं कि कंट्रोल खत्म ना हो, तो डेट की तरफ, अगर खत्म होने से कोई दिक्कत नहीं है उनको, तो इक्विटी की तरफ। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, every company has to follow the legal requirement while deciding about the capital structure. Issue of share and debenture has to be done as per the guideline of SEBI. Loan from financial institutions also require fulfillment of various norms. Companies generally prefer those sources of finance which have easy and lesser legal and regulatory framework. देखो, चाहे आप शेयर इशू करो या फिर आप लोन लो, ओके, लीगल जो आपके नॉर्म्स है, लीगल क्राइटेरिया वगैरह है, वो फुलफिल करना ही होगा। अगर आप शेयर इशू करोगे तो आपका जो सेबी का गाइडलाइन है उस हिसाब से करना होगा आपको, ओके। जैसे जैसे सेबी बोलोगी, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, जिस तरीके का नॉर्म्स होगा, सब फॉलो करके करना होगा। और आप लोन लोगे, मान लो तो लोन कम थोड़ी लेती है कंपनी, या 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ का नहीं लेती है, अच्छा खासा लोन लेती है कि हाँ 50 करोड़ 100 करोड़ का लोन लेती है। तो उसमें भी बहुत सारे पेपर वर्क है, लीगल रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी देखती है किसमें कम ज़्यादा दिमाग माथा पच्ची कम है, वह उसकी तरफ कंपनी जाती है और उसकी तरफ ही जाना चाहिए, ओके। बस 2 और है। स्टॉक मार्केट कंडीशन, द कंपनी शुड कंसीडर मार्केट कंडीशन एंड डिजाइन ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली। सही बात है, मार्केट को देख के आप डेट की तरफ जाओ या फिर इक्विटी की तरफ जाओ। ये मार्केट को देखना बहुत जरूरी है, ओके। मार्केट में क्या चल रहा है, बूम पीरियड है और डिप्रेशन है। अगर बूम है तो आप शेयर की तरफ जाओ, क्योंकि लोग शेयर खरीदेंगे, क्योंकि लोगों के पास क्या है, पैसा है। क्या है, पैसा है। बट अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है तो आप डेट की तरफ जाओ, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ड्यूरिंग बूम पीरियड, बुलिश पीरियड भी कहते हैं इसको, बुलिश फेज भी कहते हैं, पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्ट करेंगे, ओके। बूम पीरियड में लोग देखते हैं कि हाँ पैसा है, सबके पास पैसा है, शेयर अच्छा खासा चल रहा है, तो लोग खरीदते हैं। इवन एट हायर प्राइस, शेयर का प्राइस अगर 100 का बदले 200 भी है तो लोग खरीदेंगे। हाउएवर ड्यूरिंग डिप्रेस्ड मार्केट कंडीशन, बेरिश फेज बोला जाता है डिप्रेशन पीरियड में, ओके। बूम पीरियड का अपोजिट, बुलिश का अपोजिट है बेरिश। इन्वेस्टर प्रीफर डेट, इन्वेस्टर डेट की तरफ जाते हैं, विच कैन कैरी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। उनको क्या है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देना है बस। नंबर 14, capital structure of other company. The pattern of capital structure and debt equity ratio. Debt equity ratio means जो हमारा capital structure का जो हमारा capital structure है। Next, number 14, capital structure of other company. The pattern of capital structure and debt equity ratio of all companies related to given industry act as a guiding force while deciding the capital structure. कंपनी क्या करती है, कभी कभी दूसरे जो उसके मतलब जैसे मान लो इस कंपनी का टेक्सटाइल बिजनेस है, तो दूसरे और टेक्सटाइल जो बिजनेस कर रहा है जो कंपनी है, उनको भी देखती है कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कितना डेट ले रही है, कितना इक्विटी है, ओके। 2-4 कंपनी को देख लेती है, उस हिसाब से सोचती है कि चलो अब हम भी वैसे ही करेंगे, ओके। हम भी डेट और इक्विटी उसी हिसाब से ले लेंगे। बट क्या है कि 100% जो है ना, 100% कॉपी भी करना ठीक नहीं होता है, ओके। हाउएवर द कंपनी शुड नॉट फॉलो द इंडस्ट्री नॉर्म ब्लाइंडली। अब आंख बंद करके दूसरा जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर उसी सेम हिसाब से ले लो कि हाँ उसने इतना लोन लिया है, 60-80% लोन लिया है, 20% इक्विटी है, अब मैं भी वैसा ही करूँगा, वो गलत हो जाएगा। आप अपना भी थोड़ा लगाना पड़ता है, ओके। तो बस यही था आज के लिए, ओके। तो ये 14 आपका फैक्टर है जो अफेक्ट करता है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो इसको आप जरूर देखिएगा अच्छे से, और एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।